जैसे कि आप सभी जानते हैं, सच की हमेशा जीत होती है और हमारी एक छोटी सी प्रयास आप तक बड़ी खबर पहुंचाती है। तो स्वागत करते हैं आप सभी का STS न्यूज़ चैनल पर। आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। और आप किस राज्य शहर से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में जरूर लिखिए। राष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक की 8 संपत्तियों को प्रवर्तन निदेशालय ने जब्त कर लिया है। उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत यह कार्रवाई की गई है। 62 वर्षीय एनसीपी नेता फिलहाल न्यायिक हिरासत में है। उन्हें 23 फरवरी को दाऊद इब्राहिम उसके सहयोगियों से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार किया गया था। फिलहाल ईडी ने जवाब में नवाब मलिक और उनके परिवार के लोगों की संपत्ति को प्रोविजनल तौर पर अटैच किया है। इन संपत्तियों में परिवार की ओर से संचालित फर्म सॉलिटिसर इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड और मलिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी शामिल है। महाराष्ट्र में मस्जिदों में लगे लाउड स्पीकर का मामला तूल पकड़ते जा रहा है। राज ठाकरे की अगुवाई वाली महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की ओर से महाराष्ट्र सरकार को 3 मई तक की दी गई चेतावनी पर अब राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के मुखिया शरद पवार का बयान सामने आया है। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने बुधवार को कहा है कि राज्य सरकार को इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। पवार ने कहा है कि राज्य सरकार को इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। यह समय महंगाई बेरोजगारी पर बोलने कहा है, लेकिन इस पर कोई आवाज नहीं उठाया है। और दरअसल मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने महाराष्ट्र सरकार को 3 मई तक मस्जिदों में लाउड स्पीकर बंद करने की चेतावनी दी है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने मंत्रियों के लिए एक और आदेश जारी किया है। उन्होंने कहा कि मंत्री आधिकारिक दौरे के समय होटलों में ठहरने के बजाय सरकारी गेस्ट हाउस में रुके। पहले भी सूचना आ चुकी है कि सरकार मंत्रियों की फिजूल खर्ची रोकने के लिए कई और लगाम लगाने जा रही है। इसके तहत मंत्री अब मन मुताबिक बड़ी गाड़ियों, घरों और दफ्तरों में फर्नीचर या अन्य फिजूल खर्चे नहीं कर सकेंगे। वहीं इसके अलावा सीएम योगी ने अपने मंत्रियों से कहा है कि वे रिश्तेदारों को अपना निजी सचिव नियुक्त न करें। मामूल हो कि सीएम योगी पहले भी अपने मंत्रियों के लिए कई आदेश जारी कर चुके हैं। करौली हिंसा के पीड़ितों से मिलने जा रहे भाजपा नेता तेजस्वी सूर्या को अन्य बीजेपी नेताओं के साथ हिरासत में लिया गया है। सूर्या के साथ भाजपा राजस्थान अध्यक्ष सतीश पूनिया और कई समर्थक भी पीड़ित से मिलने जा रहे थे। उन्हें पुलिस ने दौसा सीमा पर रोका। बता दें कि पूर्वी राजस्थान के करौली शहर में 2 अप्रैल को 2 समुदायों के बीच झड़प हुई और पथराव किया गया। इस दौरान कई दुकानों और घरों में तोड़फोड़ की गई है। हिंसा में 11 लोग घायल हो गए। इस झड़प में 8 पुलिसकर्मियों की भी जख्मी होने की सूचना है। क्षेत्र में कर्फ्यू लगा दिया गया है। पुलिस ने 23 लोगों को गिरफ्तार किया और 44 लोगों की पहचान की गई है। साथ ही हिंसा के लिए 100 से अधिक लोगों को हिरासत में लिया गया है। हिंदुओं के सबसे बड़े पर्वों में से एक रामनवमी पर देश के कई हिस्सों से सांप्रदायिक झड़प और तनाव वाली खबरें आई। हालांकि आबादी के लिहाज से देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में यह त्योहार शांतिपूर्वक बीत गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसी सिलसिले में बुधवार को कहा है कि राज्य में अराजकता का कोई स्थान नहीं है। उन्होंने कहा है कि पिछले दिनों रामनवमी के जश्न के दौरान कहीं कोई विवाद की स्थिति पैदा नहीं हुई। मुख्यमंत्री योगी ने मंगलवार को लखनऊ में एक कार्यक्रम में कहा कि अभी परसों रामनवमी की तिथि 25 करोड़ आबादी उत्तर प्रदेश में रहती है। 800 स्थानों पर रामनवमी की शोभा यात्रा भी थी और जुलूस भी निकाले गए। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे के खिलाफ ठाणे शहर में एक जनसभा के दौरान तलवार लहराने के आरोप में मामला दर्ज किया गया। एक अधिकारी ने बुधवार को बताया कि ठाकरे के साथ ही पार्टी के ठाणे एवं पालघर जिला प्रमुख अविनाश जाधव तथा ठाणे शहर के उपाध्यक्ष रविंद्र मोरे के खिलाफ सशस्त्र अधिनियम के धारा 4 और 25 के तहत मामला दर्ज किया गया है। उन्होंने बताया कि मंगलवार शाम को गडकरी चौक पर आयोजित एक रैली के दौरान पार्टी के स्थानीय नेताओं ने ठाकरे को एक तलवार दी थी, जिसे कथित रूप से लहराने के आरोप में मामला दर्ज किया गया है। पिछले दिनों भी पश्चिम बंगाल में सीएम ममता बनर्जी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी घायल हो गए हैं। बैरिकेड के धक्के की वजह से उन्हें चोट आई और अभी उनका वीरभूम के प्राइवेट अस्पताल में इलाज जारी है। बताया गया है कि रामपुरा हाट हिंसा मामले को लेकर वीरभूम जिले में बीजेपी ने एक रैली निकाली थी, लेकिन वहां पर शुभेंदु अधिकारी के साथ यह हादसा हुआ। जानकारी के लिए बता दें कि बीजेपी द्वारा वीरभूम हिंसा को लेकर यह प्रदर्शन आयोजित किया गया था। शुभेंदु अधिकारी इस रैली की अगुवाई कर रहे थे। एनसीआर में बच्चों में कोरोना के मामले बढ़ने लगे हैं। नोएडा में बच्चों के संक्रमित पाए जाने पर 3 स्कूल बंद किए जा चुके हैं। इन स्कूलों में 23 बच्चे अब तक संक्रमित पाए जा चुके हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए नोएडा प्रशासन ने सभी स्कूलों को एडवाइजरी जारी कर छात्रों में कोरोना के लक्षण होने के बारे में तत्काल जानकारी मांगी है। गौतम बुद्ध नगर के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सुनील शर्मा ने एडवाइजरी में स्कूल को अपने छात्राओं के बीच कोविड के किसी भी संदिग्ध मामले के बारे में तुरंत सूचित करने के लिए कहा है।
गुजरात के पाटन में एक ऐसा सर्कुलर जारी किया गया जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। पाटन जिले के शहर और गांवों में भारतीय रिजर्व बैंक से जारी हुए 5 और 10 के सिक्के छोटे और बड़े व्यापारी नहीं लेते थे और बैंक का हवाला देकर छूट जाते थे कि बैंक लेती नहीं है इसलिए हम नहीं लेते हैं। पिछले कई समय से पाटन में 5 और 10 रुपए के सिक्के मानो बंद ही हो गए। क्या पेट्रोल पंप, क्या सब्जी वाला, क्या किराना स्टोर वाला या रिक्शा वाला 5 और 10 का सिक्का देखने ही मना कर रखे थे। लेकिन पाटन के एसडीएम ने एक परिपत्र यानी कि सर्कुलर जारी किया है जिसमें साफ लिखा है कि जो भी व्यापारी 5 और 10 के सिक्के नहीं लेगा उस पर भारतीय दंड संहिता कलम के तहत राजद्रोह का मामला दर्ज होगा। ऐसे में यहाँ अब सिक्के लेने से इनकार किया गया तो इनकार करने वाला राजद्रोही कहलाएगा। खरगोन हिंसा को लेकर फर्जी तस्वीर ट्वीट के बाद अब मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह पर एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। वहीं बुधवार को दिग्विजय सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा, किसी की उंगली में चोट लगती है तो मोदी जी ट्वीट करते हैं, वे बयान देते हैं, लेकिन कुछ लोग खुद को साधु बोलते हैं और वही लोग खुलेआम बलात्कार और भड़काने वाली बात कर रहे, लेकिन फिर भी उन पर मुकदमा दर्ज नहीं हो रहा, दंगे फसाद हो रहे, लेकिन पीएम मोदी चुप है। जी हाँ, आपको बता दें कि एक बार फिर से शिवराज सरकार के मंत्री विश्वास सारंग ने आज से दिग्विजय सिंह के खिलाफ ट्विटर पर मुहिम शुरू की है। बीते सोमवार को देवघर के त्रिकूट पर्वत पर हुए रोपवे हादसे में फंसे 10 पर्यटकों को नई जिंदगी देने वाले स्थानीय पन्नालाल को राज्य सरकार ने सम्मानित किया। राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देवघर समाहरणालय में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान पन्नालाल के साहस और विकट परिस्थिति में दिखाई दिलेरी का जमकर प्रशंसा किया। देवघर के जिलाधिकारी मंजुनाथ पंजंत्री ने कार्यक्रम के दौरान पन्नालाल को 1 लाख रुपये का चेक भी सौंपा है। पश्चिम बंगाल की बालीगंज विधानसभा सीट और आसनसोल लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए हुए उपचुनाव में 17.5 लाख मतदाताओं में से 53.82 लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। एक अधिकारी ने बुधवार को यह जानकारी दी। हिंसा की छिटपुट घटनाओं को छोड़कर मतदान शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ और मंगलवार शाम 5 बजे तक मतदान 52.5% दर्ज किया गया था। चूंकि मतदान शाम 6:30 बजे तक हुआ इसलिए मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय ने बुधवार को संशोधित आंकड़े जारी कर दिए। बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के कक्षा के कंपार्टमेंटल परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। जी हां, आपको बता दें कि 12वीं का प्रैक्टिकल एग्जाम अब जारी होगा। कंपार्टमेंटल के द्वारा जिन छात्रों में BSCB 12 कंपार्टमेंटल एग्जाम 2022 के लिए आवेदन किया था वह अब बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। बता दें, बिहार बोर्ड द्वारा इंटरमीडिएट के लिए प्रैक्टिकल एग्जाम 18 अप्रैल से 20 अप्रैल 2022 तक आयोजित किया जाएगा, जबकि कक्षा 12वीं की कंपार्टमेंटल कम स्पेशल परीक्षा 25 अप्रैल से 4 मई 2022 तक आयोजित की जाएगी। इस लिखित परीक्षा के लिए भी एडमिट कार्ड जल्द ही आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा। सभी उम्मीदवार इन स्टेप के माध्यम से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। विधानसभा चुनाव में शानदार जीत के बाद अब भारतीय जनता पार्टी आगामी हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव की तैयारी में। हालांकि पड़ोसी राज्य पंजाब में आम आदमी पार्टी की धमाकेदार जीत के बाद बीजेपी को उससे भी खतरा लग रहा है, यानी कि कहा जा सकता है कि बीजेपी को अब डर सताने लगा है। इस बीच आंतरिक मतभेद, सत्ता विरोधी लहर, राज्य में नेतृत्व के संकट जैसी चुनौतियों से भी बीजेपी जूझ रही है। इस सब को देखते हुए लगता है कि बीजेपी के लिए राज्य में फिर से सत्ता में आना इतना भी आसान नहीं है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी ने बीजेपी को करारा झटका दिया है। हिमाचल के 18 बीजेपी नेता आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री और हिमाचल चुनाव के इंचार्ज सत्येंद्र जैन ने आप में शामिल होने वाले सभी 18 नेताओं को पार्टी की टोपी और पटका पहनाकर उनका स्वागत किया। इस दौरान सत्येंद्र जैन ने कहा कि हिमाचल प्रदेश के ये सभी नेता अरविंद केजरीवाल के विकास मॉडल से प्रभावित होकर पार्टी में आए हैं। अच्छा लग रहा है कि हिमाचल प्रदेश में कैंपेन शुरू करने के साथ ही विरोधी पार्टी के मेहनती लोग आपके विकास मॉडल से प्रभावित होकर पार्टी में शामिल हो रहे हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला एक दिवसीय रामगंज मंडी के दौरे पर रहे। बिरला ने रामगंज मंडी में स्वास्थ्य अभियान हर परिवार स्वस्थ हर गांव स्वस्थ अभियान का आगाज किया। रामगंज मंडी में सातल खेड़ी में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने इस अभियान की शुरुआत की। इस दौरान रामगंज मंडी विधायक मदन दिलावर, लोकसभा अध्यक्ष OSD राजीव दत्ता भी साथ मौजूद रहे। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की इस पहल से दूर दराज गाँवों में हर जरूरतमंद का स्वास्थ्य परीक्षण हो सकेगा और उन्हें स्थानीय स्तर से लेकर बड़े शहरों में उचित इलाज भी उनकी बीमारी के मुताबिक मिल पाएगा। ऐसा पहली बार देखने और सुनने को मिल रहा है कि नींबू की चोरी हो रही। जी हां, आपको बता दें कि कानपुर के बिठूर के नींबू की बगीचा मालिकों में लुटेरों की दहशत देखी जा सकती है। रात भर नींबू के बाग में लठैत पहरा दे रहे हैं। जी हां, आपको बता दें कि एक बार फिर से नींबू की कीमतों में लगातार इजाफा बढ़ता ही जा रहा है। और आपको बता दें कि चौबेपुर, बिठीर, कटरी, मंधना, परियार में करीब 2000 बीघा जमीन पर नींबू के बगीचे हैं। यह पहली बार है कि बगीचों में रखवाली हो रही है। दरअसल नींबू 10 रुपये का एक या 250 रुपये किलो बिक रहा है।
नींबू का दाम अधिक होने की वजह से अब इसकी लूट शुरू हो गई है। गंगा कटरी बिठूर में लोग रात के अंधेरे में बाग से नींबू तोड़कर फरार हो रहे हैं। जी हां, आपको बता दें कि एक बार फिर से इसकी रखवाली कर्मचारी रखा है। कई बगीचा मालिकों रात में वहीं पर डेरा डाल दिया है। छत्तीसगढ़ के लोगों को महंगाई का एक और तगड़ा झटका लगा है। बिजली नियामक आयोग ने आज बिजली दरों में बढ़ोतरी का ऐलान कर दिया है। नियामक आयोग की ओर से जारी नई दरों के अनुसार घरेलू उपभोक्ताओं की दर में 10 पैसे और अन्य उपभोक्ताओं की दर में 15 पैसे की वृद्धि की गई है। नियामक आयोग ने बताया कि बिजली कंपनी ने 1004 करोड़ की घाटे का प्रस्ताव भेजा था। नियामक आयोग ने 386 करोड़ ही मान्य किया है, फिर 2.31% वृद्धि करने की अनुमति दी। इस वृद्धि के तहत घरेलू उपभोक्ताओं को 10 पैसे प्रति यूनिट और इंडस्ट्री और कॉमर्शियल बिजली उपभोक्ताओं के लिए 15 पैसे प्रति यूनिट की बढ़ोतरी की गई है। आने वाले दिनों में झुलसाने वाली गर्मी से राहत मिलने के आसार बन रहे हैं। समाचार एजेंसी एनआई की रिपोर्ट के मुताबिक 18 अप्रैल से एक और पश्चिमी विक्षोभ की सक्रिय होने वाला है। मौसम विभाग के वरिष्ठ विज्ञानी आर.के. जैनमनी ने कहा है कि उत्तर पश्चिमी भारत में गर्मी के प्रकोप का प्रमुख चरण खत्म हो रहा है और बादलों की मौजूदगी बढ़ने की वजह से तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की कमी आने की संभावना है। फिलहाल आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने NTS न्यूज चैनल से। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।